अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर जबलपुर से है, जहां पर जनता कर्फ्यू पालन करा रहे पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स हामिद उस्मानी ने ठेला लगाने से मना करने पर कांस्टेबल पर हमला कर दिया चाकू से। वहीं वारदात के बाद आरोपी हामिद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। आरक्षक के ऊपर जानलेवा हमला किया, जो छाती में एक चाकू से हमला किया है। आरक्षक को चोट है और अभी सर्जरी डिपार्टमेंट में उसका उपचार प्रारंभिक हुआ है और अभी सोनोग्राफी और एक्सरे किया जा रहा है। उसके बाद में उसको भर्ती किया। सर, ये आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? गढ़ा बाजार छोटी बजरिया के बीच में कहीं रहता है। हामिद उस्मानी नामक व्यक्ति है और ये अभी जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से सब्जी वब्जी बेचने का धंधा करने लगा। तो गढ़ा में पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हुआ और ये बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो कुछ ही दिनों पहले सब्जी का ठेला लगाना उसने शुरू किया था। उसका हामिद नाम बताया जा रहा है और लॉकडाउन है, उसका पालन कांस्टेबल करा रहे थे और इसी बात पर नाराज होकर इस सब्जी बेचने वाले, जिसका नाम हामिद बताया जा रहा है, उसने चाकू से हमला कर दिया कांस्टेबल पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का जिम्मा पुलिस पर है, लेकिन पुलिस कई मामलों में तो लोगों से फ्रेंडली होकर नियम का पालन करा रही है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस वाले काफी उग्रता के साथ लोगों से पेश आ रहे हैं। इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। और ऐसा ही मामला खंडवा के घंटाघर पर देखने को मिला, जब एक महिला के बेटे की गाड़ी को पुलिस ने रोककर पूछताछ शुरू की और उसकी गाड़ी की चाबी निकालकर अमर्यादित भाषा में बात करने लगी। महिला बुरी तरह से बरस गई और आरक्षक को थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर चप्पल तक उठा दी, लेकिन लोगों ने समझाइश देकर महिला को रोका। अगर जरूरत है पुलिस को धैर्य के साथ लोगों से पेश आने की, ताकि वर्दी का सम्मान लोगों में बना रहे। इस मामले में आरक्षक और महिला दोनों ने ही खंडवा कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया। हरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र, मामला क्या था आखिर, किस बात पर इतना गुस्सा ये महिला हो गई कि आरक्षक पर थप्पड़ रसीद कर दिया? जी पुनीत, साफ तौर पर जो दृश्य दिख रहा है, दृश्य में साफ तौर दिख रहा है कि जब अनलॉक की प्रक्रिया खंडवा में शुरू हुई है, लोग सड़कों पर धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, तो पिछले 37 से 38 दिनों की जो त्रासदी थी, वो त्रासदी चेहरे पर तनाव के रूप में साफ तौर पर झलक रही है। लोग काम धंधे से वंचित थे। अब जो लोग अपने अपने काम धंधे की ओर लौट रहे हैं और वहां इस तरह से जब चालान कार्रवाई हो रही है, जब आप ढील दे रहे हैं, तो वहां पर मास्क नहीं लगाया, तुमने रुमाल क्यों बांधा, इस तरह से जो बहसबाजी चल रही थी। पुलिस जो होमगार्ड के जवान थे, एएमयू की टीम, उनका कहना था कि वो तो महिला और उसके बेटे ने मास्क के बजाय गमछा और जो रुमाल का प्रयोग किया था। हालांकि इसमें कितना सही है कितना नहीं है, मेडिकल साइंस की दुहाई दी गई थी। मेडिकल साइंस का कहना है कि मास्क क्यों नहीं लगाया आपने, कोरोना फैल सकता है। जब आपने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी, बाजार धीरे से खोल दिया आपने, लोग खुद ही धीरे धीरे समझ रहे हैं स्थिति को। कहीं ना कहीं जो त्रासदी थी, ये तनाव था, वो चेहरे पे साफ तौर पर दिख रहा था। गाड़ी की चाबी आपने निकाल ली। कुल मिला के लोग परेशान हैं, लोग अपने काम धंधे की ओर लौटना चाह रहे हैं और वहां अगर घंटों अगर आप इस तरह से बिल्कुल पुलिस को भी व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों से व्यवहार कैसा किया जाए। सख्ती दिखानी जरूरी है, लेकिन अपना व्यवहार कैसा हो ये भी ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि पुलिस अगर रोक रही है, टोक रही है, तो आप ही की सुरक्षा के लिए पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका हरेंद्र इस जानकारी। 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होगा। इसमें क्या खुलेगा, क्या नहीं, क्या छूट रहेगी और क्या पाबंदियां, इस पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंथन किया गया। इसके साथ ही संक्रमण से निपटने के लिए एक नया फॉर्मूला भी तैयार किया गया। देखिए। तो कैसे होगा एमपी में अनलॉक, कितनी छूट और कितनी सख्ती? आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में अनलॉक कैसे होगा, इसका खाका खींचा गया। कई मुद्दों पर सहमति बनी। तय हुआ कि 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं सरकारी कार्यालय, लेकिन मॉल, टॉकीज, जिम, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे।
इसी तरह राजनीतिक और धार्मिक जमावड़ों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मंदिर में पुजारी के अलावा केवल 2 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। हवाई यात्राएं फिर से शुरू किए जाने पर विचार है। सोमवार को पुनः 11 बजे सभी अनलॉक प्रक्रिया के सम्मानित मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इसमें हम सोमवार को इसको अंतिम रूप देकर जारी करेंगे। एक अन्य बैठक जो हमारे जन जागरूकता और आवश्यक प्रचार प्रसार की समिति है उसकी भी हुई। इसमें भी वर्चुअल और एक्चुअल रूप से सम्मानित मंत्रीगण शामिल हुए हैं। इसमें भी मोटा मोटा तय किया है, जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं तो बुंदेली भाषा में लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करना। अब तीसरी लहर के पहले कितनी सख्ती और एहतियात तो सरकार ने संक्रमण से निपटने के लिए 5 का पंच दिया है। घर के बाहर मास्क लगाना अनिवार्य, किल कोरोना कैंपेन में सर्दी खांसी के संदिग्ध मरीजों पर नजर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव कस्बे शहर को लेकर फैसला करेगी। पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहाँ से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। कोरोना कर्फ्यू और लगातार बढ़ाई गई जांच के सुखद नतीजे मिले हैं। रात भरी खबर ये कि एमपी में इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम, रीवा, सीधी और अनूपपुर ये 7 जिले ही हैं जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। इंदौर, भोपाल और सागर एमपी के ये 3 जिले हैं जहां 100 से ज्यादा केस। संक्रमण के मामले में एमपी अब देश में 16वें से 19वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन अब चुनौती इस संक्रमण दर को 0 पर लाने की है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना काल में जहां एक तरफ आर्थिक गतिविधियां डावाडोल हैं तो वहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की सरकार को बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि रोजगार देने में एमपी पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में बेरोजगारी 1.4% है। CMIE ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें एमपी ने रोजगार देने के मामले में देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि इसीलिए बड़ी है क्योंकि कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच भी एमपी सरकार ने रोजगार देने में कई बड़े राज्यों को पछाड़ा है। कोरोना कर्फ्यू में सख्ती के नाम पर अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिए हैं कि सख्ती करें लेकिन जनता से बदसलूकी न हो। सीएम ने अफसरों से कहा है कि कुछ मामले आए हैं जो शर्मनाक हैं। जनता के साथ शालीन व्यवहार होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके साथ ही पंचायत के सेंटर में सिर्फ पंचायत के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके पहले शहर के लोग गांव वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे, इससे गांव के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही में अब हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो हमारे वैक्सीनेशन के सेंटर हैं, वैक्सीनेशन के जो सेशन हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक पंचायत, जिस पंचायत में रहेंगे उसी पंचायत के लोगों को वहाँ वैक्सीन लगेगी। जिससे जो एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के लोग भी पहुँच जाते थे और ग्रामीण लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती थी 18+ वाली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत में जो सेशन होगा, जो स्थल होगा, वहाँ पर उसी पंचायत के ग्रामीण के लोगों को 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन वेस्टेज को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया और कहा कि वैक्सीन वेस्टेज की दर सही नहीं है। केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने वैक्सीन वेस्टेज को लेकर आंकड़े जारी किए थे। मैंने अधिकारियों से कहा है
क्योंकि हमारे हिसाब से 1.3% का वैक्सीन का वेस्टेज है। केंद्र सरकार के आंकड़े इसमें कुछ अधिकता बता रहे हैं। अब क्योंकि कहीं हो सकता है कहीं हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई हो, वहाँ पर हमारी बात पहुँच नहीं पाई हो। आज मैंने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी उनसे बात कर ये आंकड़े ठीक किए जाए। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस का नारा कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी को सड़क पर लाए थे कमलनाथ। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ का ध्यान राहुल गांधी की सीट पर बना हुआ है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के कारण जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहीं गुना के गुरुकुल स्कूल में प्रशासन की बिना अनुमति के छात्रों को जबरदस्ती परीक्षा दिलाई जा रही है। इस बात की भनक लगते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान छात्रों समेत उनके परिजनों ने स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि जबरदस्ती फीस वसूली के लिए उनके बच्चों को परीक्षाएं दिलवाई जा रही थी। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों ने चरक अस्पताल के बाहर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्मी के बाद भी पीपीई किट पहनकर भीख मांगी और प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोगों से हड़ताली कर्मियों ने भीख मांगी और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर के सामने घुटने टेक कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें की। इधर कलेक्टर ने कहा है कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह वक्त हड़ताल का नहीं। इधर स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि सरकार ने हमें 30 जून तक पत्र थमा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर काम रहा तो आपकी सेवा आगे ली जाएगी। 17 मार्च से जब कोरोना महामारी आई थी, डबल से दूसरी लहर तक हमें वापस लिया। पेशेंट कम हो गए हैं, कोरोना खत्म होने जा रहा है, तो हम लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने भीख मांगने का प्रदर्शन किया। हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि जब हमको जनता का सपोर्ट चाहिए, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको नौकरी से निकाल देने का 30 जून तक का उन्होंने लेटर दिया कि 30 जून तक स्टाफ को रखा जाएगा, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। अभी हम लोग भले ही पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बहुत बना हुआ है, खतरा भी टला नहीं है। अभी सबको एक टीम के रूप में एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है जीरो कर देते हैं, तब फिर इन सब मुद्दों पर बैठकर बात। आगर मालवा में हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पीपीई किट पहनकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राहगीरों से भीख मांगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवास में एक युवक टंकी पर चढ़ गया और कई घंटे टंकी के ऊपर ही बैठा रहा। ये युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और घर में किसी बात की परेशानी के बाद ये टंकी पर चढ़ गया था। लोगों की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस युवक को नीचे उतारा गया। युवक को अस्पताल ले जाने के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद उसे घर छोड़ा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। श्योपुर के चंबल नदी से रेत का खुलेआम उत्खनन किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना के डीएफओ बसंत कुमार निगम ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी कर लिया। हालांकि माफिया के लोग 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके से भगाकर ले जाने में कामयाब रहे। जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को उन्होंने बड़ौदा और देहात थाने में रखवा दिया गया। इसके अलावा सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई।
2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। एक बड़ौदा थाने में रखा है और एक यहाँ गया थाने में रखा है। और मुरैना से ही हमको मुखबिरी करते हुए टारगेट करते हुए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें से एक सफल हो गया था। दूसरी जगह हम लोग कोशिश की लेकिन वहाँ पे हमको सफलता नहीं मिली है और रास्ते में भी हमको एक सफलता मिली जो दूसरा ट्रैक्टर हमने रखा हुआ है। और बात खरगोन की करते हैं, जहां पर पुलिस ने विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को जब्त किया। इस गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक का सामान बरामद किया गया, जिसमें 2000 जिलेटिन की छड़ें और 300 AED शामिल हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इधर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार लोगों पर मंडरा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इसलिए बार बार कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिसे देखकर लोगों की लापरवाही साफ नजर आती है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दतिया में बैंक के बाहर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस लापरवाही पर न तो बैंक और न ही प्रशासन कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ऐसे में लोग अगर खुद जागरूक नहीं होंगे तो तीसरी लहर आने से रोकना भी नामुमकिन हो जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के कारण मालवा जिले की सब्जी पैदा करने वाले किसान काफी परेशान हैं। अच्छे उत्पादन के बावजूद किसानों को उतनी राहत नहीं मिल रही जितनी उनकी मेहनत और लागत होती है। कर्फ्यू के दौरान इन किसानों को न तो अपनी सब्जियों के उचित दाम मिल रहे हैं और न ही उन्हें उचित खरीदार मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों में पैदा हुई सब्जियों को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। कई किसान तो सब्जियों को खराब होने पर फेंक दे रहे हैं या फिर जानवरों को खिलाने पर मजबूर हैं। इसमें सर बहुत परेशानी आ रही है हमारे को। एक तो लाइफ तो लागत नहीं निकल रही, हमारा बड़ा परिवार है, बाल बच्चे, शादी ब्याह करना है। इसके बाद में मतलब बहुत से ये क्योंकि दवाई गोली का खर्चा भी है, परिवार चलाना, शादी है। और इसके बाद में मैं ही किसान नहीं हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत छोटे किसान हैं जिनको बहुत दिक्कत आ रही है। कोरोना कहर के बीच विदेशों में बसे लोग भी नीमच के लोगों के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका में रह रहे विप्रो के CEO रहे आबिद अली नीमच वाला ने भी कोरोना के संकट में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने नीमच जिला अस्पताल में 2 वेंटिलेटर और 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से भेजे हैं, जिसे लेकर यहां के स्थानीय लोगों ने उनका आभार जताया है। विप्रो कंपनी के सहयोग से उन्होंने ये कहा था कि मैं पर्सनल भी और कंपनी के सहयोग से भी आपको क्षेत्र को पूरा सहयोग करूंगा। और जो आज हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, इसमें भी कहीं ना कहीं छुपे रूप से आबिद भाई का सहयोग है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। विगत दिनों उन्होंने नीमच की जनता को नीमच जिला चिकित्सालय हेतु 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। अंचल वासियों के लिए ये सुविधा बहुत बड़ी बात है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए होशंगाबाद विधायक सीता शरण शर्मा ने अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करेगी, उन्हें विधायक निधि से 10 लाख रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए जाएंगे। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इस तरह की यह पहली घोषणा मानी जा रही है। वैक्सीनेशन की जो गति है वो स्लो है, कम है, और इसलिए उसको प्रमोट करना भी आवश्यक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 100% लक्ष्य जो ग्राम पंचायत हासिल करेगी, वहाँ के सरपंच जी, वहाँ के सचिव, ग्राम सहायक, रोजगार सहायक और आम जागरूक नागरिक, ये सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे। तो ग्राम पंचायत में यदि 100% लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो जो हम विकास राशि रेगुलर उनको देते हैं, उसके अतिरिक्त 10 लाख रुपया विधायक निधि से और उनको देंगे, ताकि उनके गांव का विकास और ज्यादा तेजी से हो सके और ज्यादा अच्छा हो सके। गर्मियों में तरबूज खाने का अपना एक अलग ही मजा है, आनंद है। तो जनाब, आपने लाल तरबूज तो खूब खाए होंगे, लेकिन क्या कभी पीले तरबूज के बारे में सुना है? बैतूल से देखिए यह खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए क्या? धोखा मत खाइए, ना तो यह पपीता है और ना ही दूसरा फल, यह भी तरबूज ही है। लाल की जगह पीला है, लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट और मीठा। इस पीले तरबूज के साथ रखे इस लाल रंग के तरबूज को देखिए। अब तो आपको कुछ यकीन हो रहा होगा कि यह भी तरबूज ही है। बाहर से आम तरबूज की तरह हरा दिखने वाला ये तरबूज अंदर से पूरा पीले रंग का है और इसका स्वाद भी लाल तरबूज के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। बैतूल के किसान श्याम पवार जिले के पहले किसान हैं जिन्होंने पीला तरबूज लोगों तक पहुंचाया है। वाटरमेलन है जी, नॉर्मल वाटरमेलन। खूबियाँ तो ऐसी है कि मतलब जो लोग आज तक सिर्फ लाल वाटरमेलन देखते आए हैं, मतलब अंदर से लाल होता है, तो ये इस तरह से भी अलग है कि मतलब इसका कलर येलो है और लोगों को देखने में और खाने में भी थोड़ा इसका थोड़ा मिठास और टेस्ट जो है कुछ अलग है थोड़ा। और उसके साथ साथ मतलब स्ट्रक्चर भी अलग है इसका, मतलब देखने में सुंदर है अंदर से और खाने में भी लोगों को पसंद आता है और लोगों को डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। साल 2020 में श्याम ने पीले तरबूज की खेती शुरू की थी, लेकिन पिछले साल बहुत कम क्षेत्र में उसे लगाया था। डिमांड के चलते इस बार 1 एकड़ से ज्यादा में इसे लगाया है और लोग शहर से खरीदने आ रहे हैं। मैंने इसको पिछले साल पहली बार लगाया था, मतलब बैतूल में शायद लोग जानते भी नहीं थे कि येलो वाटरमेलन होता है, तो पहली बार लगाया था और रिस्पांस इतना बहुत मतलब अच्छा था, लोगों इतना पसंद किया उसको और जो डिमांड चाह रहे थे उतनी मैं पूरी नहीं कर पाया था पिछली बार। तो इस बार मैंने उसको थोड़ा क्वांटिटी में लगाया हुआ है। येलो वाटरमेलन है और नॉर्मल भी है और उसके साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा वैरायटी है, विशाला नाम से है वो, जो ऊपर से येलो होता है। तो इस तरह से 3 वैरायटी डिफरेंट लगाई हुई है मैंने और अभी उसका स्टॉक मेरे पास है और डिमांड भी काफ़ी है। लोग पर डे मतलब शहर से यहाँ गाड़ी तक आते हैं और अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से ले जाते हैं। मतलब तरबूज बेचने वाले व्यापारी भी इस पीले तरबूज को खरीदने दूर दूर से श्याम के खेत पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस तरबूज की डिमांड लाल तरबूज से कहीं ज्यादा है। थोड़ा महंगा है लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये और जब लोग इसको देखते हैं तो ताज्जुब होता है कि मतलब ये इतना स्वादिष्ट, जो लाल वाले तरबूज रहते हैं लाल अंदर से, वो तरबूज से मतलब बेहतर है ये। पहले आपको कभी लगा था कि पीला तरबूज भी होता है? हाँ सर, पहले तो हम लाल तरबूज ही ले जाते थे, लेकिन मालूम था आपको कि पीला होता है? हाँ मालूम था, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी जो है 2, 3, 4 क्वालिटी है, तो हमको सस्ते में मतलब ये लाल वाला तरबूज ले जाते थे पहले। अब इस वर्ष से मतलब ये पीला वाला तरबूज भी ले जाना चालू किया, तो करीबन 4 से 5 कुंटल माल तक के मतलब ये बिक जाता है हमारा। जिस किसान ने तरबूज लगाया है उसे भी उम्मीद नहीं थी कि पीला तरबूज इस कदर धमाल मचा देगा। अंदर से फल पूरा चटक पीले रंग का और केवल रंग ही नहीं बल्कि इसके स्वाद के भी क्या कहने। तो देर किस बात की, आप भी एक बार स्वाद चखिए। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।